हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल में आदमखोर जानवर का पीछा कर रहे हैं। ये कहानी आज़ादी से भी 10 साल पहले की है। कैप्टन वेबर नाम के एक व्यक्ति थे जो उस समय ब्रिटिश आर्मी में कप्तान के पद पर कार्यरत थे और पिथौरागढ़ कमांड में पोस्टेड थे। एक दिन की बात है, वेबर को अपने कर्नल से एक आदेश प्राप्त होता है। उस ऑर्डर में लिखा होता है कि हम आपको रायकोनिया गांव में पोस्टिंग दे रहे हैं और आपको जो काम वहां करना है वो है, वहां पर एक फॉरेस्ट चौकी है। उससे जुड़ी जो रोड है उससे लगभग 25-30 किलोमीटर अंदर फॉरेस्ट में एक और चौकी है। उन दोनों चौकियों को कनेक्ट करने के लिए आपको एक कच्ची रोड का निर्माण करना है। जो ये गांव है पिथौरागढ़ से ऊपर, अगर आप उत्तर दिशा में जाएंगे हिमालय की तरफ, तो हिमालय लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये रायकोनिया गांव पूरा घने जंगलों से घिरा हुआ है। वेबर कहते हैं कि वो काफ़ी टाइम से पिथौरागढ़ में आसपास ही पोस्टेड थे और उन्हें वहाँ के जितने भी आस पड़ोस में 100-150 किलोमीटर की दूरी पर गांव थे उसके बारे में उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। वो काफ़ी टाइम से यहाँ रहते थे और दूसरे आर्मी ऑफिसर्स के साथ इन जंगलों में हंटिंग या फिर और कई चीज़ों के लिए जाते रहते थे। तो वेबर कहते हैं कि जब वो नाम सुनते हैं रायकोनिया गांव, तो उनके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनके साथ वहाँ के लोकल लोग थे, जो ऐसे लेबर थे जिनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा घुले मिले थे, उनसे काम करवाते थे। पिथौरागढ़ में भी वो उन्हें अपने गांव के और उस जगह के आसपास के किस्से सुनाते थे। वहाँ पर माना जाता था कि रात को प्रेत आत्माएं भटकती हैं और वहाँ पर जो जंगली जानवर भी हैं उनको भी लोग प्रेत आत्मा का ही दर्जा देते थे, क्योंकि उत्तराखंड को इन्हीं कारणों की वजह से देवभूमि कहा जाता है और वहाँ पर जो लोग हैं उनका विश्वास देवी देवताओं में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कई बार जो काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी पुरानी सोच रखने वाले गांव के लोग होते हैं, वो जंगली जानवरों को भी प्रेत आत्माओं और देवी शक्तियों से जोड़ लेते हैं। तो जब रायकोनिया गांव का नाम वेबर सुनते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस गांव में पोस्टिंग मिली तो मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित था। अब इनको जो काम दिया जाता है वो काफ़ी लंबा काम होता है। उस काम के लिए इनको एक ठेकेदार और 5 लेबर दिए जाते हैं। वो आस पड़ोस के ही गांव के लोग थे। ठेकेदार भी जिस गांव का था वो गांव रायकोनिया से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था और जो बाकी लेबर्स गांव के ही थे वो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब इन सब लोगों को लगभग 10 दिन के बाद रायकोनिया के उस रेंज में मिलना था। तो वेबर कहते हैं कि उनको कमांड मिलते ही वो उस जगह के लिए निकलने की तैयारी करना शुरू कर दी। किसी भी काम पर भेजते समय आर्मी द्वारा इनको राइफल ज़रूर दी जाती थी। उसका कारण यही था क्योंकि जो क्षेत्र था वहाँ पर जंगल और जंगली जानवरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए उनके ऊपर के जो ऑफिसर्स थे वो भी जानते थे कि वो एरिया काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए वेबर को गोलियों की और राइफल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हें .450 बोर की राइफल दे दी जाती है। जंगल में अपनी सुरक्षा के लिए इस राइफल को काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके द्वारा सटीक निशाना लगाया जा सकता है। जब वेबर को ये बंदूक दी जाती है तो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इतनी सटीक निशाना लगाने वाली बंदूक किसी किसी को ही मिलती थी। अब वेबर अपना साजो सामान बांधना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी उन्होंने अपना कैंपिंग का सामान उठाया था, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक टेंट उन्होंने ले लिया था। साथ में ही उनकी गोलियां, बंदूक, स्विस नाइफ, रेनकोट, साथ में जंगल में चलने वाले जंगल बूट्स, लाइटर, माचिस की डिब्बी, लैंटर्न और स्मोकिंग के लिए खूब सारा तंबाकू। साथ में उन्होंने एक फोल्डेबल चेयर भी रखी थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने नाम पर इश्यू करवा ली थी, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि खाने पीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सर्वाइवल का सामान, क्योंकि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। अब ये सारा सामान उनको मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि अगले दिन सुबह 4:30 बजे वो वहाँ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि
इन्हें लगभग पूरी यात्रा पैदल ही तय करनी थी। वो ये जानते थे कि उन्हें अपनी पूरी यात्रा शाम को 5 बजे से पहले ही पूरी करनी थी, क्योंकि उसके बाद अंधेरा जल्दी हो जाता था और अंधेरी रात होनी थी, चांदनी रात तो होनी नहीं थी। इसलिए इनको ये सफ़र जल्दी से जल्दी तय करना था, ताकि वहाँ पर पहुँचकर इस समय से अपने टेंट को लगा सकें और वहाँ के लोगों से मिलकर बातचीत भी कर सकें। वहाँ पर रात का खाना और ये सब चीज़ों की तैयारियाँ करने में समय लगेगा, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि मौसम पहाड़ों में कब ख़राब हो जाए, कब बर्फ़ गिर जाए, कब बारिश हो जाए। साथ में ही जंगली जानवरों का खतरा तो हमेशा से था। अब पिथौरागढ़ से कसियारी होते हुए उन्हें पहुंचना था रायकोनिया। तो वेबर कहते हैं कि वो लोग चल पड़ते हैं। काफ़ी दूरी तक वो लोग ट्रैवल करते हैं। कसारी गांव से थोड़ी सी दूर और 10-15 किलोमीटर जाने के बाद वो कहते हैं कि सीधा 35 किलोमीटर का जो रास्ता था वो जंगल के बीचों बीच में से था। अब इनके साथ जो उस टाइम पर आदमी गया था वो वही ठेकेदार था जो इनको काम करवाने के लिए मिला था। दरअसल उस समय वो ठेकेदार भी पिथौरागढ़ से ही उनके साथ चल पड़ा था। हालांकि उसका गांव रायकोनिया के पास में ही था, लेकिन वो किसी काम से पिथौरागढ़ गया था। वेबर की मुलाकात उस ठेकेदार से पिथौरागढ़ में ही हो गई थी। उसने कहा कि मैं भी आपके साथ वहाँ तक चलूँगा, उसके बाद मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा और उसके बाद मैं अपने गांव चला जाऊँगा। तो जब ये बात इनकी पक्की हुई तो ये लोग जंगल का सफ़र तय करने के लिए निकल पड़े। वेबर कहते हैं कि अपने आर्मी ऑफिसर्स के साथ, जो इनके सीनियर्स थे, उनके साथ वो यहाँ पर पहले भी आए थे, पर अब ये हर चीज़ को उस तरीके से देख रहे थे। पहले जब ये यहाँ आते थे तो वो इतना ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को नहीं देखते थे, पर अभी इन्हें वहाँ पर रोड बनवानी थी, तो अब ये चीज़ों को उस तरीके से देख रहे थे। वहाँ पर रोड काट कर बनाना उनको बहुत ही बड़ा काम लग रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम था जो काफ़ी ज़्यादा हुई भी थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जल्द ही रात हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती थी। तो वेबर कहते हैं कि जब ये लोग वहाँ से सफ़र तय कर रहे थे तो इनको पता चल गया था कि ये एक बाग के इलाके के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें सुनाई देने लगी थी अलार्म कॉल्स। ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत होने के कारण वेबर अलार्म कॉल्स इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे। वो कहते थे कि बार्किंग डियर की काफ़ी ज़्यादा सटीक कॉल होती है, ये बताने के लिए कि जंगल का राजा मूवमेंट पर है। लेकिन इस आवाज़ को सुनकर ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि अब वो टाइगर कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये किसी को नहीं पता चलता है। इन्हें रास्ते में एक रात कैंपिंग के लिए रुकना था, क्योंकि 30 किलोमीटर का सफ़र रात में बिना रुके नहीं हो सकता था। जब लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया तो इन्होंने ठेकेदार से बोला कि देखो, अब टाइम हो गया है, जब हम एक ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पर हम रात बिता सकें। उन्होंने कहा कि मेरे पास टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बंदूक है, सब कुछ है, पर फिर भी हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर हमें कम से कम खतरा हो। उनके साथ जो ठेकेदार होता है वो काफ़ी ज़्यादा उस जगह से वाकिफ़ होता है, क्योंकि उनका आना जाना काफ़ी वहाँ से लगा रहता है। तो जो ठेकेदार होता है वो उन्हें एक जगह दिखाता है जहाँ पर एक मिट्टी का काफ़ी बड़ा टीला होता है। उसके ऊपर एक बहुत ही विशालकाय पत्थर रखा होता है। वो कहता है कि सर देखिए, ये जो पत्थर है और इस पठार के टीले की हाइट पर अगर मैं मिला लूँ तो ज़मीन से लगभग 12 फीट की ये ऊंचाई है। 3 साइड से वो ज़मीन लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर है। सामने से हमें चढ़कर इसके ऊपर अपना टेंट लगा लेना चाहिए और जिस तरफ से हमें खतरा है, जहाँ से कोई जानवर आ सकता है, वहाँ पर हमें कांटेदार झाड़ियाँ रख लेनी चाहिए। हम अपना टेंट उस तरफ लगा लेंगे और उधर ही मुँह कर कर रात को बैठेंगे और बारी बारी से उधर ही मुँह करके रात को सोएंगे। तो वो लोग टेंट लगाना शुरू करते हैं। जो ठेकेदार होता है वो कांटेदार झाड़ियाँ काट कर ले आता है। शाम होते ही वो लोग अपना सारा सेटअप बना लेते हैं। अब जो उनके पास सैंडविच होते हैं उसे वो लोग मिल बांट के खा लेते हैं, क्योंकि जो राशन के लिए सामान था वो रास्ते से जो चौकी पड़ती थी वहाँ से मिलना था। रात को 2:30 बजे वेबर की आँख खुल जाती है और वो सोचते हैं कि वो एक स्मोक करने के लिए बाहर निकलेंगे। तो जो ठेकेदार होता है वो सो रहा होता है। जब वो स्मोक करने के लिए बाहर आते हैं, टेंट के बाहर जब वो खड़े होते हैं तो वो नीचे देखते हैं
एक झाड़ी के पास उन्हें कुछ हलचल नज़र आती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि कोई जानवर है, क्या है। जैसे ही वो झाड़ी के पास हलचल होती है, तभी जो साइड वाले पेड़ पर एक लंगूरों की टोली बैठी होती है, वो कॉल देना स्टार्ट करती है। पहले कॉल बहुत ही रैंडम होती है, उसके बाद एकदम से कंटिन्यूअस कॉल होती है। वो अपने टेंट में से टॉर्च उठाकर लाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही विशाल बाघ वहाँ पर खड़ा होता है और वो ऊपर की तरफ ही देख रहा है। उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शायद कोई मचान है, हो सकता है, इसलिए वो बड़ी ही उत्सुकता से उनकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन जैसे वो लाइट मारते हैं, लाइट देखने के बाद वो बाघ झाड़ियों में चला जाता है। उसके बाद वेबर पूरी रात सोते नहीं हैं, बल्कि पूरी रात वो टेंट के अंदर बैठे रहते हैं और उन्होंने अपने हाथ में राइफल पकड़ी होती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो पंछी बोल रहे होते हैं। उसके बाद ठेकेदार उठ जाता है, तो वेबर भी फ्रेश होने के बाद उसको बोलते हैं कि अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रायकोनिया गांव। वो दोनों अपना साजो सामान समेटते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रायकोनिया गांव के लिए रास्ते में जो चौकी पड़ती है, वहाँ से कुछ राशन वो लोग ले लेते हैं। उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन के लिए बढ़ जाते हैं। दोपहर में लगभग 2:30 के करीब वो लोग रायकोनिया गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि उनके जो लेबर होते हैं वो ऑलरेडी वहां पर एक झोपड़ी में रह रहे होते हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले आकर ही वहां पर अपनी झोपड़ियां बना ली थी, जिसमें वो लोग रह रहे हैं। तो वेबर उनके पास ही एक जगह अपना टेंट लगा लेते हैं और जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि सर, मुझे 5 बजे से पहले अपने गांव पहुंचना है और मैं कल आपके पास आ जाऊंगा। तो वेबर उसे अलविदा कहते हैं, अपने रात के डिनर का इंतज़ाम करते हैं, थोड़ी सी हेल्प लेबर से लेते हैं और उन्हें कह देते हैं कि रोड बनाने का काम कल से स्टार्ट किया जाएगा। अभी वो रेस्ट करना चाहते हैं। तो वेबर अपना सामान वहाँ पर रखकर अपने टेंट के अंदर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, जो ठेकेदार होता है वहाँ पर पहुँच गया होता है। वो जाकर इनको उठाता है और लेबर को इकट्ठा करता है। अब ठेकेदार इनको बताता है कि मैं कहाँ से और किस तरीके से काम शुरू करना चाहता हूँ और किस तरीके से झाड़ियों को काटा जाएगा और इतनी चौड़ी सड़क इस तरीके से आगे तक बनेगी। तो वेबर कहते हैं कि ये बात सुनकर उनको काफ़ी सही लगती है। उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए काफ़ी कम समय था, इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी मजदूर को बीमार ना होना पड़े, कोई मजदूर छुट्टी ना ले और फालतू टाइम वेस्ट ना करें। रोज का काम प्रॉपर टाइम पर हो, सब लोग काम पर आएँ और उनकी जो सुरक्षा थी उसकी जिम्मेदारी वेबर की होती है। तो वेबर कहते हैं कि रोड जहाँ से स्टार्ट होनी थी उस दिशा में जब ठेकेदार और लेबर्स जा रहे होते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कि एक टाइगर के पगमार्क्स हैं और वो टाइगर के जो पगमार्क्स हैं वो उस डायरेक्शन में आ रहे हैं जहाँ से ये लोग कल शाम को आए थे। मतलब साफ था कि इस इलाके में एक बाघ था जो हो सकता है इनका पीछा कर रहा हो। तो दोस्तों, वहाँ पर जब इन्होंने उसके पैरों के निशान देखे तो उनके दिल में भी एक डर का एहसास हो गया कि ये बाघ हमें फॉलो क्यों कर रहा है। मतलब या तो ये अपना शिकार ढूंढ रहा है या कुछ ना कुछ वजह तो है ही कि ये हमें क्यों फॉलो कर रहा है। और जहाँ पर इन्होंने टेंट लगाया था, इसके कुछ देर पहले ही उसने अपना रास्ता बदल लिया था और वो उस टेंट के ऊपर जो एक पहाड़ी थी वहाँ चला गया था। मतलब साफ था कि वो ऊपर से इन लोगों पर नज़र रख रहा था कि कौन कहाँ पर है, ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उन्होंने गांव वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आसपास के गांव के लोग घबरा जाएं। वहाँ पर अगर अशांति फैलती तो जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो कभी नहीं हो पाता और उनकी नौकरी को भी खतरा हो सकता था। इसलिए सारी चीज़ें समझकर अपने लेबरों को वेबर काम में लगा देते हैं और अपनी राइफल को लेकर एक सूटेबल जगह पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं उनकी जो नज़र थी वो सिर्फ उस पहाड़ी की तरफ पॉइंट कर रही थी जहाँ पर बाघ गया था और वो देख रहे थे कि कोई ना कोई दुर्घटना घटित ना हो। और उन्होंने अपने लेबर को भी ये कह दिया था कि जो आपके छोटे बच्चे हैं इनको आप झोपड़ी के अंदर ही रखिए और इनके बाहर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दीजिए। लेबरों ने उनके कहे अनुसार वैसा ही किया। ऐसे ही लगभग 2 या 3 दिन तक कार्य प्रगति से चलता रहा।
वो लोग सुबह उठते, अपनी जगह पर जाते, वहाँ से भूमि और पेड़ कटाई का काम शुरू किया जाता, रोड बनाई जाती, उसको अच्छी तरह से पटका जाता और शाम को जल्द ही काम को बंद कर दिया जाता ताकि अंधेरे में बाघ का खतरा ना हो। वेबर ठेकेदार को जल्द ही अपने गांव भेज देते थे, बाकी वो खुद लेबरों के साथ वहीं जंगल में ही रुकते थे। उन्हें अब ये डर सता रहा था कि जब भी ठेकेदार अपने गांव जाता है तब ठेकेदार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अपनी और लेबरों की सुरक्षा के लिए रात को भी वो लगभग 12-1 बजे तक जागते रहते और ये देखते रहते कि अपने लेबरों के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक मचान भी बना लूं, क्योंकि इमरजेंसी में हमें उस मचान की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने ये बात अपने एक मजदूर से कही। ये सुनकर लेबर पूछता है कि आप पेड़ के ऊपर मचान क्यों बनाना चाहते हो? तो फिर वो कहते हैं कि ऊपर से उनको अच्छा व्यू मिलेगा, कहाँ से रोड को आगे ले जाया जा सकता है। हर रोज़ ये अपना काम सुबह 8 बजे तक शुरू कर देते थे और हर रोज़ ठेकेदार भी समय पर आ जाता था। लेकिन एक दिन वो ठेकेदार 9 बजे तक नहीं आया तो वेबर एक लेबर को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम उसके गांव चलते हैं। पूछते हैं कि ठेकेदार क्यों नहीं आया। तब तक वो अपने जो दूसरे साथी थे उनको हिदायत देकर जाते हैं कि वो लोग अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट करें। लगभग 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग पहुंचते हैं उस गांव में। तो जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर एकदम गुप्त सन्नाटा छाया हुआ होता है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती। तभी एक घर जिसके बरामदे पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वेबर के साथ जो हेल्पर होता है वो उस औरत से पूछता है कि काकी, गांव के सभी लोग कहाँ गए? वो औरत बताती है कि रात में बाघ आया था, इसलिए सभी लोग यहाँ से भाग गए। ये सुनकर वेबर के कान खड़े हो जाते हैं। इन्हें अब शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुई है। जैसे ही थोड़ी और आगे गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि एक घर से रोने की आवाज़ आ रही होती है। तो जब ये वहाँ जाकर बातचीत करते हैं तो वहीं पर इनका जो ठेकेदार होता है वो भी बैठा होता है। इन्हें देखकर ठेकेदार इनके पास आता है और बोलता है कि अच्छा हुआ आप आ गए। कल रात को इसी घर से एक छोटे बच्चे को बाघ उठाकर ले गया है और उसके बाद रात से अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं है। तो वेबर कहते हैं यह खबर सुनकर उनको काफ़ी दुख होता है और वो अपने हेल्पर और ठेकेदार को साथ में लेकर चल पड़ते हैं उस तरफ जहाँ पर बाघ उस बच्चे को लेकर गया होता है। तो ये जब उसके फुट मार्क्स को फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि लगभग 200 मीटर बाघ उस बच्चे को गर्दन से खींचकर ले गया था और सारे रास्ते पर कहीं कहीं खून की बूंदें भी थी। कुछ दूरी पर इन्हें उस बच्चे का शरीर पड़ा हुआ मिलता है। सब कुछ उस बच्चे का खाया हुआ होता है। ऐसा लगता है मानो बाघ बहुत टाइम से भूखा था। तो अब ये लोग उस बच्चे की लाश को एक कपड़े में लपेटते हैं और उसको गांव में लेकर आ जाते हैं और उस परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दे देते हैं। ठेकेदार अगले दिन से काम पर आने से मना कर देता है, लेकिन वेबर उसे कहता है कि अगर तुम काम छोड़ दोगे तो बाकी के मजदूर भी काम छोड़ देंगे और सड़क बनाने का काम रुक जाएगा। तुम्हें काम पर आना ही होगा। इस सड़क निर्माण के लिए ऊपर से बहुत दबाव है। काफ़ी समझाने के बाद ठेकेदार काम पर जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसने वेबर से कहा कि आपको एक वादा करना होगा, आप सुबह मुझे लेने भी आएंगे और आप शाम को मुझे छोड़ने भी आएंगे। काम की नज़ाकत को देखते हुए वेबर कहता है कि ठीक है, मैं सुबह यहाँ पहुँच जाऊँगा और तुम मेरे साथ चलना। इसके बाद वेबर वापस आ जाते हैं अपने कैंप में। वो सारी रात सोचते रहते हैं कि यार ये तो बड़ा हेक्टिक काम हो गया, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ऐसे ही अगले दिन सुबह वो उठते हैं, लेबर्स को बोलते हैं कि आप लोग बाहर निकलकर थोड़ा थोड़ा काम शुरू करिए। उसके बाद वो ठेकेदार के घर उसे लेने के लिए जाते हैं। सारा दिन वो लोग काम करते हैं, फिर शाम को ठेकेदार को छोड़कर आते भी हैं। वापस अपने कैंप में आने के बाद एक रोज़ की बात है, जब वो ठेकेदार को छोड़कर वापस आ रहे थे तो रास्ते में तूफान आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो उनका जो हेल्पर होता है और वेबर ये काफ़ी ज़्यादा भीग जाते हैं और एक जगह बड़ी सी चट्टान जो कटी हुई होती है उसके नीचे बैठ जाते हैं ताकि ये बारिश से बच सकें। एक तरफ उनको अपनी भी चिंता थी, दूसरी तरफ इनको चिंता हो रही होती है अपने कैंप की, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। बारिश में फंसने के कारण रात को लगभग
2 घंटे लेट हो जाते हैं। जैसे ये लोग अपने कैंप में पहुंचते हैं तो वहाँ की हालात बहुत ही ख़राब होती हैं। एक औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि हमारे एक बच्चे को बाघ अभी अभी उठा कर ले गया, अब हम क्या करें? आप बताओ, आपके काम के चक्कर में हम तो बर्बाद हो गए। हमें तो इस काम ने एकदम बर्बाद करके रख दिया। हमारा बच्चा चला गया। तो वेबर कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मज़दूरों की सुरक्षा नहीं कर पाए और उन्हें उस बाघ पर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उनके अंदर बाघ से बदला लेने की एक भावना जग चुकी होती है। ये बच्चा डेली उनको वहाँ पर खेलता हुआ नजर आता था। उसे आज वो बाघ उठाकर ले गया था। उसकी उम्र लगभग 9 साल रही होगी। वेबर इस समय अपने टॉर्च को ऑन करके बाघ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने अपने साथ अपने एक सहायक को भी ले लिया होता है। अब तक बारिश रुक चुकी थी, जिसके कारण बाघ के पैरों के निशान मिल जाते हैं। वो उनका पीछा करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे की लाश लगभग 20% ही खाई गई थी और वो कैंप से ज़्यादा दूर नहीं पड़ी थी, लेकिन वहाँ पर बाघ नहीं था। वेबर कहते हैं कि जहाँ पर ये लोकेशन थी वो इनकी झोपड़ियों से लगभग 100 गज की दूरी पर थी। दोस्तों, मैंने कहानी की शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि वेबर ने वहाँ पर एक मचान भी बनाया था, जिससे वो अपने काम की देखरेख किया करते थे। वेबर प्लान बनाते हैं कि वो आज रात उसी मचान पर बैठेंगे और गांव वालों को हिदायत दे देंगे कि वो लोग घर से बाहर ना निकलें। लगभग 9 बजे के समय गांव वालों को झोपड़ी के अंदर बैठा दिया जाता है। झोपड़ी को चारों तरफ से कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी जाती है और ये अपने सहायक को लेकर मचान पर चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि बिना कुछ खाए पिए सर्दी के मौसम में गीले कपड़ों में उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है, लेकिन उनके पास उस समय इतना समय नहीं बचा होता है कि वो अपने कपड़े बदल सके। ये लोग वहाँ पर बैठकर टाइगर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रात में 2 बजे तक यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित होती है जिससे ये लगे कि टाइगर आसपास ही है। उन्होंने अपने सहायक को पहले ही बोल दिया होता है कि मचान पर एकदम शांत रहना है। अगर उसने कोई आवाज़ की तब टाइगर जान जाएगा कि मचान पर कोई आदमी है और वो वहाँ पर नहीं आएगा, या फिर आने के बाद भी वहाँ से भाग जाएगा। ये दोनों रात के अंधेरे में मचान पर बैठकर नीचे की तरफ लगातार देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से उनका जो लेबर सहायक होता है वो इनको हाथ मारता है। वेबर उसे हाथ से इशारा करते हैं कि वो शांत रहें। उन्हें भी वहाँ से बच्चे की लाश पर से हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई थी। टाइगर बच्चे की लाश पर वापस आ चुका था। लाश को खाने की आवाज़ इनको एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। इन्होंने अपनी आंखों पर जोर देते हुए बच्चे की लाश की तरफ देखा। उन्हें वहाँ पर एक काला साया नजर आया। वेबर समझ गए कि ये काला साया टाइगर ही है। ये टाइगर साइज में बहुत बड़ा दिख रहा था। वेबर को अब इस परछाई को निशाना बनाना था। उन्होंने अपने साथ वाले व्यक्ति को बोला कि जैसे ही मैं तुम्हें अपनी कोहनी से मारूंगा तो तुम एकदम से अपने टॉर्च को ऑन कर देना और मैं 1 सेकंड के भीतर उस पर फायर कर दूंगा। वो अपना निशाना साध लेते हैं। अपनी राइफल की जो बैरल होती है उसे बिल्कुल टाइगर की तरफ रख लेते हैं। जैसे ही वो अपने साथी को कोहनी मारते हैं वो एकदम से लाइट ऑन कर देता है और वो लाइट पड़ती है सीधा बाघ के ऊपर। अपने ऊपर लाइट पड़ने पर भी टाइगर बच्चे की लाश को खाना नहीं छोड़ता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर लाइट कहाँ से आ रही। वेबर बिना समय गंवाए टाइगर के सीने को निशाना बनाते हुए गोली चला देते हैं और ये गोली टाइगर को सटीक जगह पर लगती है। गोली लगते ही टाइगर अपने पीछे की ओर गिर पड़ता है और हवा में पैरों को चलाने लगता है, जैसे वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वेबर द्वारा चलाई गई गोली टाइगर के दिल को भेद चुकी थी, जिसके कारण टाइगर की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। जब टाइगर के शरीर से हलचल खत्म हो जाती है तब हिम्मत करके वो दोनों आदमी मचान से नीचे उतरते हैं। उसके बाद ये टाइगर के ऊपर कई सारे पत्थर फेंकते हैं, लेकिन टाइगर के शरीर पर पत्थर लगने के बाद भी उसमें कोई हलचल नहीं होती, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि टाइगर मर चुका है। पास में ही उस बच्चे की लाश पड़ी होती है। वेबर अपने साथी से कहते हैं कि वो बाकी के लोगों को आवाज़ लगाएं ताकि वो सब लोग यहाँ पर आ जाएं। पास की झोपड़ियों में से लेबरों ने भी गोली चलने की आवाज़ सुन ली होती है। वो सभी उत्साहित होकर बाघ की लाश को कई सारे पत्थर मारते हैं, क्योंकि इस बाघ ने उन्हें
काफ़ी परेशान किया होता है। उस बच्चे की माँ अपने बच्चे की इस हालत को देखकर बहुत रोने लगती है, लेकिन लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मौत को कोई नहीं टाल सकता है। वेबर को इस बात की तसल्ली मिलती है कि उसने अपने साथियों की मौत का बदला ले लिया है और अब उनके सड़क बनाने के काम में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। आगे के प्रोजेक्ट में वेबर को फिर किसी बाग का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी भी पसंद आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन अलविदा लेने से पहले मैं कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछली वीडियो पर बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट किए थे और वो चाहते थे कि मैं इस वीडियो में उनका नाम भी लूँ। उनके नाम हैं सुनील सालवे, मनोज तिवारी अमेठी से, जितेंद्र सिंह, प्रसाद पंछी, निर्मल, सीमा वर्मा, प्रदीप शर्मा, रवि सुरन, सुनील नासिक से और रामराज चंद्राकर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।